आपसे भी पहले पढ़ी हुई है। उन्होंने भी कुछ लिखा है क्या? ठीक है, कहानी को पहले अपन बात कर लेते हैं। हिटलर और काली बिल्ली कहानी का शीर्षक है और संजीव इसके लेखक हैं। एक मनोव्यक्ति को दर्शाती हुई कहानी है जो घटना प्रदान होते हुए साथ में विचारों को भी लेके चलती है, लेकिन विचारों को इतने अच्छे से कहानी में डाला गया है, कहीं ऐसा नहीं लगता कि कोई थोपी हुई या आरोपित की हुई चीज हम पढ़ रहे हैं या कोई खाते हुए कंकड़ आ जाता है, ऐसा आपको महसूस नहीं होगा इसमें। इतने अच्छे से इसकी बुनाई कहानी की, जो कह सकते हैं कि वो महीन बुनाई कहानी इतनी है कि कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में रहते हैं और वहाँ जाके सेटल हो गए और हम उनको एनआरआई भी कह सकते हैं। और उनकी पत्नी का नाम है शिवानी। तो 40 साल की आज के समय में शिवानी हो गई है और एक उम्र उन्होंने अच्छा खासा अरसा न्यू जर्सी में बिता दिया। अब उनको लगता है कि हमारे घर में एक बच्चा भी हो जाना चाहिए, पैसों की भी कमी नहीं है, वेल सेटल हो गए हैं, तो बच्चे के लिए कंसीव करने के बारे में सोचते हैं। जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है, मेडिकल चेकअप होता है, पता चलता है कि उनके डिम में फिलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है। तो अब ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है कि नहीं ठीक हो सकती, उसके समाधान और निराकरण डॉक्टर अलग अलग तरह से उनको बताते हैं क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। ये कहानी का एक भाग है। और दूसरा भाग ये है कि कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह कई सालों से मनसूबे पाल रहे हैं कि मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, बच्चे में भी लड़का पुत्र ऐसा होना चाहिए। एक छवि उनके दिमाग में एक है, एक इमेजिनेशन है कि मेरा पुत्र ऐसा होना चाहिए। और वो अपने आप को आर्य नस्ल का या आर्यों का वंशज के रूप में देखते हैं। और जब जब समय मिलता है उनको, वो बड़ा मजेदार दृश्य है कहानी में, आईने के सामने देखते हैं कि मेरी लंबाई थोड़ी कम है, थोड़ा और ऊंचा हो जाता तो ठीक रहता, और मेरी नाक थोड़ी और नुकीली हो जाती, लंबी होती तो अच्छा रहता, आंखें नीली और नीली हो जाती तो अच्छा रहता। तो मतलब उनके दिमाग में एक आर्यों की एक कोई छवि है कि आर्य ऐसे दिखते थे, पूरा पहले समय में आर्य ऐसे होते होंगे, इस तरह की उनकी एक भाव भंगिमा, इस तरह की उनकी रूप है। तो वो एक कल्पना बार बार वो आईने में देखते हैं और उनको बेटा भी वैसा ही चाहिए। जब डॉक्टर कहता है कि भाई इनके कॉम्प्लिकेशन है और डिलीवरी होना मुश्किल है और आप सेरोगेसी के थ्रू भी बच्चे को इस दुनिया में ला सकते हैं, पहले तो उस सकते में आ जाते हैं कि भाई सेरोगेसी और मेरे जैसा आदमी, वो भी कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह, हाँ ये तो नामुमकिन है, मूछ का सवाल है। हाँ, आर्यों क्या धब्बा लग जाएगा आर्यों के नाम पर, लेकिन फिर बायोप्सी की रिपोर्ट पॉजिटिव निकलती है तो फिर उनको मरता क्या ना कहता, वो निर्णय लेना ही पड़ता है कि भाई सेरोगेसी के थ्रू ही कम से कम वंश तो आगे बढ़ेगा। बच्चा बच्चा कोई ना कोई तो आएगा। तो वो भारत आते हैं, मुंबई में उनका एक मित्र है प्रसाद, एक हॉस्पिटल में, उससे सारी सेरोगेसी के बारे में जो भी डिटेल है वो मालूमात करते हैं और वो समझाता है कि भाई ऐसे ऐसे प्रक्रिया से आपका भ्रूण लेकर और उसमें डालेंगे और टेस्ट ट्यूब बेबी से आपको एक बेबी मिल जाएगा। और वो एक खोज के लाते हैं, एक गरीब दीनहीन महिला को खोज के लाते हैं और वो खोज के तो लाते हैं लेकिन बताते नहीं है कि उसकी जात क्या है। यहाँ पर सारा खेल बिगड़ सकता है कि जाति ना पूछो साधु की वाली बात हो गई, वो जात नहीं बताता है कि प्रक्रिया होने और बाद में देख लेंगे। उसको 2 लाख रुपए की जरूरत है क्योंकि उसके पति को लीवर की प्रॉब्लम है, जो उस गरीब जो लड़की आई है जो सैरोगेट मदर बन जाएगी, तो वो 9 महीने बच्चा रखती है, बच्चा कंसीव हो जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि वो शिवानी और बीमार होती जा रही है, उसका कैंसर आगे स्टेज में बढ़ता जा रहा है। बच्ची होती है, इंडिया आते हैं और वो देखते हैं कि बच्ची हो गई है खाली, और वो भी लड़का नहीं लड़की हो गई है। और डॉक्टर ने मुझे छुपाया अल्ट्रासाउंड किया होगा, सोनोग्राफी की होगी, तब डॉक्टर को तो पता चला होगा, लेकिन डॉक्टर मेरा दोस्त होता तो भी कभी बताया नहीं कि भाई फीमेल ये गर्ल चाइल्ड पैदा होगा आपको। और वो गर्ल चाइल्ड तो पैदा हो गया लेकिन काला, मतलब यहाँ पर आपकी मेंडल वाली थ्योरी भी आ गई है लेखक की, जो कहा है कि अनुवांशिक रूप से अगर
4-5 पीढ़ी में गोरे होते हैं तो आगे जो ऑफस्प्रिंग है, बच्चे हैं, वो गोरे ही पैदा होते हैं। आप मतलब वो उनका स्किन कलर डार्क टोन में नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा है, डॉक्टर कहता है कि मेंडल की थ्योरी पढ़ी है तुमने, तो कोई ना कोई होगा जिसका स्किन कलर पहले अलग हो सकता है, तुमको पता नहीं होगा। वो उसको छोड़ के चले जाते हैं कि भाई काले रंग की ये लड़की को मैं तो नहीं रखूँगा, मेरे तो शान के खिलाफ है। और जो जैसे कहानी है, कहानी एक गैप लेती है, 12 साल आगे चली जाती है कहानी। और 12 सालों में इस शिवानी इस दुनिया में नहीं रही है और हमारे कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह ने 3 शादियाँ कर ली, लेकिन तो भी उनको बच्चा नहीं हुआ, नॉर्मल डिलीवरी जो उनकी इच्छा थी। और उसमें भी 3 शादियाँ किससे की? 2 जर्मन और 1 रूसी महिला से की। लेकिन 12 साल बाद फिर उनके दिमाग में आता है कि वो बेटी का अता-पता खोजते हैं इस दुनिया में है कि नहीं। तो वो बेटी को खोजने वापस भारत आते हैं और उस झुग्गी बस्ती में जाते हैं जहाँ पर वो शायला उसको बच्ची का भरण पोषण कर रही है। बच्ची का नाम लीजा है। तो लीजा मिट्टी में खेल रही होती है और वो कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह आते हैं शायला के पास कि भाई आपने मुझे पहचाना, 12 साल हो गए हैं। फिर वो थोड़ा-थोड़ा याद आता है। फिर वो कहती है कि भाई आप तो छोड़ के चले गए, मेरे पति ने भी मुझे रंडी कह दिया कि भाई तुम अच्छे चाल-चलन की नहीं हो, ये बच्चा किसका उठा के लेके आई? उसने तो बताया नहीं था कि वो सरोगेसी के थ्रू किसी के लिए कर रही थी, डॉक्टर ने कहा था। और फिर वो कहती है कि मैंने खून बेच के इसको पाला है, जूठे बर्तन साफ करके इसको पाला है और ये जो समय बीता है उसकी भरपाई हो नहीं सकती। फिर भी मैं चाहती हूँ कि इसकी परवरिश, मेरा जीवन तो जैसे-तैसे हो गया। अब जो भी बीमारी है, आँख से थोड़ा कम दिखता है और भी कुछ शरीर में समस्याएँ हैं, लेकिन इसका जीवन तो सुधर जाए। तो अगर आप ले जाना चाहते हो और ये लीज़ा खड़ी है, इससे उसको बोल दीजिए आप, लीज़ा आपके साथ जाने के लिए तैयार है। तो कहानी वहाँ पर अंत होती है। कहानी को एक ओपन एंड के रूप में जो कहानीकार है उसने छोड़ा हुआ है कहानी को कि भाई एक गुस्से से काली बिल्ली कैसे देखती है। जब वो गुस्से में होती है, उसके अंदर धिक्कार भी है और नकार भी है। और मान लो कि वो झपट्टा मारने के लिए अपने शिकार पर कभी भी झपट सकती है। इस तरह से कहानी को छोड़ा हुआ है कि वो लीज़ा उसको ऐसे देख रही है और वहाँ जो कहानीकार है उसने आप पर छोड़ दिया है कि भाई आगे क्या हो सकता है। बस वहाँ एक पॉज़ लेती है कहानी और वहाँ खत्म हो जाती है। तो ये काली बिल्ली एक तरह से अपशकुन माना जाता है हमारे यहाँ, क्योंकि एक तो बिल्ली रास्ता काट दी, वो भी खराब मानते हैं हम लोग, और काली बिल्ली को तो और भी खराब माना जाता है। लेकिन एक काली बिल्ली और हिटलर की कहानी है, वो आगे बताएंगे आपको। और हिटलर क्या है कि एक तानाशाही व्यक्ति का जो आदमी होता है, जो सनकी आदमी होता है, उसकी कहानी कही कि भाई जो सनक में होता है व्यक्ति, मतलब उसको सनक के आगे कुछ नहीं दिखता है। एक वैसी मनोदशा वाले व्यक्ति का इन्होंने कहानीकार ने चित्रण किया। ये इसका संक्षेप है। बाकी अब हम सब अपनी राय व्यक्त करेंगे और आगे बात करेंगे। एक ही पॉइंट आप इसमें जो एंड है तो लड़की मना कर दी, वो बहुत नहीं, वो साफ मना कर देती है, वो देखती है उसमें जो उसके डॉक्टर है तो मना करते हैं मुझे इस आदमी की तरफ नहीं। ये पहले भी अरुण कुमार अमर की कहानी है, मुख्य व्यक्ति हाँ, हमने 2 साल पहले बात की किसी कहानी पर, उनके घर पे की थी, सबके साथ नहीं की। उस वक्त भी घर दिन कम थी, मतलब दिल्ली का प्रकोप है। हाँ, मतलब ये चांस की बात है। उस दिन भी शाह साहब को भी बुलाया था, 1-2 और लोगों को भी बुलाया था, लेकिन उस दिन भी वो नहीं आए। मैंने तो एक प्रश्न छोड़े थे, मुझे शायद मैं मान सकती हूँ। ये मैं अपना इसमें जो लिखा है वो प्रोफेसर संजीव गिल की ये कहानी मुझे कई बातों की वजह से रोचक
और महत्वपूर्ण है। कहानी के मुख्य पात्र कुंवर वीरेंद्र प्रताप सही मायनों में अपने आर्यन नस्ल के होने को लेकर पागलपन की हद तक पहुंच चुके हैं। इसकी पहचान हमें प्रारंभ में ही हो जाती है जब वे अपने नाक, मस्तक, कान, सुडौलता और आंखों के नीले रंग का न होने पर भी स्वयं को इसका जिम्मेवार न मानकर सारा दोष सहज ही भौगोलिक विचलन को दे देते, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपनी पत्नी शिवानी को पसंद कर विवाह किया होता है, इसलिए उन्हें शिवानी के अनार्य होने का कोई संशय नहीं होता। असली परेशानी तो तब आती है जब ये पता चलता है कि संभवतः कैंसर की वजह से वय के 40 साल बाद शिवानी मां बनने के लिए अशक्त बता दी जाएगी। यही वजह इस महान आर्यवंशीय दंपति को अपने वतन भारत आने का कारण बनती है और इसके साथ ही उनके सुखी जीवन में व्यवधानों का अंतहीन सिलसिला शुरू हुआ। उनके भारतीय मित्र डॉक्टर द्वारा सरोगेट मदद से पुत्र प्राप्ति की युक्ति तजवीज करने पर एक बार फिर से आर्यवंशी खून में उबाल आता है और कई प्रश्नों के द्वार मजबूरी का नाम महात्मा गांधी पर अंतर्दम दो। अक्सर भारत से पलायन कर विदेश और विशेषकर अमेरिका जाने वाले सर्व संपन्न लोग भी अपने ज्ञान के अनुरूप काम न पाकर अपने नीक शील विवेक को ताक पर रख डॉक्टर के स्थान पर बैंक में क्लर्क की नौकरी कर रहे हैं, तो इंजीनियर लोग पेट्रोल पंप की नौकरी पाकर स्वयं को धन्य समझ रहे हैं। भारत की पढ़ी लिखी विवाहिताएं भी घरों में बच्चों के आया या बस में कंडक्टर करके खुश रहते और यही लोग कुछ वर्षों बाद जब स्वदेश लौटते हैं तो यहाँ ऐसा जताते हैं जैसे यहाँ रहने वाले लोग बेहद तुच्छ जीवन जी रहे हैं, जब ये लोग जैसे विदेश में रईसी जिंदगी जी रहे हैं और अपना आर्यवंशीय होने का मिथ्या गर्व दर्शाते हैं। ये चारित्रिक दोगलापन ऐसे लोगों की विशेषता है जो इन कुंठाओं के कारण झूठा प्रचार कर उन देशों को स्वर्ग के समान सुविधा संपन्न बताकर अपने देश की प्रगतिशीलता, गतिकी, विपन्नता, गाय, कुत्तों और भिखारियों का देश जैसे विशेषणों को संबोधित कर वापस उसी दुनिया में लौटने को मजबूर हो चले जाते हैं जहाँ ताउम्र सेकेंड या थर्ड ग्रेड सिटीजन होने का तमगा लगाए जीना इनकी नियति हो जाता है। कई बार देखने सुनने में आता है जब यही स्वदेश में रहने का मानस बनाकर आए हैं, लेकिन जिस प्रतिभा के बल पर वहाँ मैनुअल काम करके डॉलर कमाना आसान होता है, यहाँ स्वदेश में इतना पैसा कोई नहीं देता। झूठे दम्भ और व्यवस्था से उनकी चीज को लेखक ने बड़ी शालीनता से बयान किया है। इसी मिथ्या अभिमान से अभिभूत होकर अपनी खुद की कन्या को केवल इस बिना पर अपनाने से गुरेज करते हैं तो वो काली और बदसूरत और सरोगेसी का तयशुदा मूल्य भी चुकाए बिना वापस विदेश लौट गए। लेकिन कहानी के अंत में जब अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद तीन विवाह करने के बावजूद भी जब ये संस्कार ले जाते हैं तब अपनी उसी काली कलू की और घृणा की पान की बेटी की याद उन्हें पश्चाताप करने को मजबूर करती है और एक दिन अचानक एक याचक की भांति अनार्य अधेड़ यहूदी महिला के समक्ष याचना करते दिखाई देते हैं कि उन्हें उनकी बेटी जो 12 वर्ष की हो चुकी है वो किसी भी कीमत पर सौंप। उस समय यहूदी महिला का स्वाभिमान आहत होता है और वो आर्य संतति महान वीरेंद्र प्रताप को उनके असली चेहरा दिखाती है और अपनी व्यथा और पति के स्वास्थ्य हेतु अपने सरोगेसी की व्यथा सुनाकर उसके जीवन की व्यर्थता का जिम्मेदार ढूंढता है। तब आर्य शिरोमणि को अपनी की हुई करतूतों का अफसोस होता है। बच्ची के सुखी जीवन की कामना से अपना दुख भूलकर वो यहूदी महिला बच्ची को लौटाने को राजी हो जाती है, लेकिन तभी कहानी का क्लाइमेक्स आता है जब ये सब बातें सुनकर वो बच्ची लीसा अपने पिता को हिकारत से देखकर उनके साथ जाने से इनकार करती है। कहानी का शीर्षक बहुत सार्थक और रोचक है। जर्मनी का शासक हिटलर अपने आर्यवंशीय होने और पूरे विश्व में आर्यों की सत्ता हो ऐसा मानने वाला व्यक्ति हुआ है। आर्य रक्त की मानता के वशीभूत
उसने अपने देश के सशक्त और पवित्र नस्ल के धनी लोगों को ही विवाह करके संतान पैदा करने की अनुमति एक कार्ड देकर निश्चित कर दी। अशक्त और तथाकथित दिव्यांगों को विवाह और संतति पैदा करने का अधिकार नहीं था। जातिगत श्रेष्ठता का कायल वह यहूदियों से बेहद घृणा करता था और उसके दौर में यहूदियों पर किए गए भीषण अत्याचार और कंसंट्रेशन कैंप्स की कहानियां आज भी सुनने को आते थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में हार के चलते हिटलर की सुसाइड की घटना भी सब हुई। यह भी पढ़ने को मिलता है कि हिटलर को काली बिल्ली से बहुत डर लगता था। यदि कहानी के शीर्षक को इन तथ्यों के आधार पर समझे तो इसके मुख्य पात्र में हिटलरी दशक और घृणित यहूदी महिला के समक्ष याचना करना एक तरह से आत्मघात से कम तो नहीं है। और अंत में अपने स्वयं के खून को जो काली और क्रूर भी है यहूदी के यहाँ पड़ने वाली काली बिल्ली मानना और आत्मश्लाघा के फलस्वरूप उसके द्वारा ठुकराए जाने का डर भी स्वाभाविक। बढ़िया, सब पॉइंट लिए आप हिटलर और काली बिल्ली मनुष्य के भेदभाव चाहे वो जाति के आधार पर हो या रंग विशेष पर हो या फिर शारीरिक बनावट या फिर नौकरियों में रहने वाले लोगों के साथ रहने वालों का स्पर्श करती हुई करती है। सबल से लेवल के प्रति होता हुआ अन्याय हो या फिर स्टैंडर्ड के आधार पर अपने से छोटे तबके के लोगों को ये दृष्टि से देखते हुए या फिर उनको देखते हुए नामों से बोलना। आधे लोग एक वर्ग विशेष के लोग बन जाते हैं या फिर कोई सम्मान सूचक शब्द होता होगा जो इस तरह से एक ही तरह के हारमास और कर्जा से बने हुए दो इंसानों को इस तरह से श्रेष्ठ और कमतर करता है जो लेखक का उद्देश्य नहीं है। आर्य शब्द का प्रयोग बड़े को या राजघराने कुलीन घरानों के लिए प्रयोग होता होगा क्योंकि मैंने पौराणिक कथाओं या पुराणों में दर्शक या राव के आर्य पुत्र का संबोधन पढ़ा है और सुना है। ये मनुष्यों में श्रेष्ठ इस तरह से आर्य में भी अनेक विचारधारा स्वभाव के लोग रहे होंगे क्योंकि रावण की आराधना के हुए राक्षस की सेना का राजा भी था। यानी वो एक अलग विषय है। जैसा कि इस कहानी का नायक है जो कि अपने आप को आर्य कहता है क्योंकि उसका रूप या रंग है, चौड़ा मर्द है, आंखें नीली है, उसका लंबा है और तो उसका ब्लड ग्रुप भी एक पॉजिटिव है, ऐसा वो सोचता है। हालांकि वो अपने सोच विचारों कर्मों से वो सर्वश्रेष्ठ या निकृष्ट लोगों की श्रेणी में आता है। साधुवाद में ऐसे लेखक को जिसने साधारण से विषय के कहानी को अपनी लेखनशील अपनी कल्पना शक्ति और तार्किक दृष्टिकोण से इसे असाधारण बना दिया। लेखक ने मुख्य पात्र को हिटलर का दर्जा दिया है और अपनी बेटी को काली बिल्ली और उसकी बेटी को काली बिल्ली अपशकुन का प्रतीक है। क्या लेखक ने ये दर्शाने की कोशिश की है कि क्या अब उसका बुरा समय शुरू हो गया है? क्या हिटलर के बारे में एक बात प्रचलित थी कि वो बिल्लियों से डरता था। तो मारा है मैं कॉल करता हूँ वो मारा तो सलाम उन्होंने रावण और राम के गुण सूत्र पे थोड़ी सी बात की है कि भाई ऐसा पौराणिक मिथकों में माना जाता है कि आर्य पुत्र ऐसे होते थे और उनमें आर्य गुण इस तरह के होते थे। आर्य लोगों को उन्होंने स्पेसिफाई किया है ना कि आर्य रहे होंगे पर आर्यों में कोई अलग बात नहीं होती है ना।
आर्य शायद किसी बड़े घराने के अंदर इसीलिए उनको आर्य कहा जाता हुआ। उसके बारे में बात करेंगे बाद में। हिटलर और काली इसका जो लेखक ने लिखा है तो मैंने बहुत ज़्यादा तो कुछ लिखा नहीं, लेकिन सबसे पहले तो जो इसका नायक है उसके ऊपर इतना गौरवान्वित होता है कि अपने से ऊँचा किसी को समझते हैं। छोटे लोगों की उसके आगे कोई अहमियत नहीं है। इंसान की अहमियत को जाति या रूप से तुलना करा है, क्योंकि वो सोचता है कि बस रूप और रंग और जाति सबसे श्रेष्ठ है, और पैसे के बल पर वो मनमर्जी करता है अपनी कि कभी बच्चे के लिए पैसे देता है और जब बच्चा पसंद नहीं आता है तो वो एक तो लिंक देख करके उसको छूट जाता है, और दूसरा पैसे की पुलिस को बाद में बताया जाता है कि पुलिस को पैसा दे के वो छूट भी चला गया है। और जब बच्चे की जरूरत पड़ती है उसको तो उसको जाते के बाद उसे भी प्यार करता है, वो भी सिर्फ पैसे के बल पर। अगर इसे राजनीति से जोड़े तो आज उस पद पर बैठा हर व्यक्ति हिटलर ही है, क्योंकि हिटलरशाही अपने देश में या शायद सभी जगह चलती है। और जिस देश में हमारे यहाँ जैसे देश है जहाँ लड़की विदेश जैसी लड़की पहलवानी के लिए देश के लिए मेडल लाती है, वहीं महिलाएं किसी दिल्ली की तरह वीडियो द्वारा नौकरी दी जाती है। और ये भी इस तरह का भी एक एग्जाम्पल ये भी उस बच्ची को कहाँ झुग्गी झोपड़ी में पाला गया है, कितनी दरिद्रता से वो बच्ची पली है। इसमें सिर्फ जरूरत होते हुए अपनी वो बच्ची को लेने आता है जब उसको कोई और रास्ता नहीं दिखाया। तो ये शोषण भी है, इसमें दिखाया कि उसका औरत का शोषण है, बच्ची का शोषण है। तो इसमें मतलब गरीबी और अमीरी और रूप रंग इन सब बातों को दर्शाया है लेखक ने कि कैसे वो यूज करता है अपने वंश को, अपनी पैसे को। समझते हैं ज़्यादा नहीं है। अब पहले आपका हो जाए फिर कोई कुछ जो बिंदु होने उसका बात। हाँ आपका इसके जैसे हमने अभी चर्चा की थी, हम लोग पहले इस पर बात कर सकते हैं। तो उसमें जो पुराने जो विचार थे, जैसे उन्होंने बताया, आपने बताया, उसके साथ हमने ये भी देखा था कि लेखक ने एक विचार को केंद्र में रखकर और इसके चारों तरफ कहानी, यानी इसमें एक उनका एक विचार और केंद्र। दूसरी बात इसमें यह है कि लेखक ने जो शीर्षक दिए, ये शीर्षक अपने आप में कह सकते हैं कि एक तरह से यूनिक है, क्योंकि डायरेक्टली इसमें कहानी है न तो कोई डायरेक्ट और न इसमें कोई गाली। हिटलर का एक व्यक्तित्व ऐसा है, इसके बहुत सारा है, जैसे महायुद्धों का आयाम हिटलर के साथ जुड़ा हुआ, उसकी क्रूरता का आयाम उसके साथ जुड़ा हुआ, तो उसकी रेशियल सुपीरियरिटी का आयाम उसके साथ जुड़ा, यानी हिटलर के वो आयामी जो कि ज्यादातर निगेटिव कैरेक्टर है, वो एक उसका सम्मिलित प्रतीक है। हमने कुछ दिन पहले अलेख को हिटलर की कहानी पर भी उसमें भी हिटलर, वो एक उसमें जो हिटलर था उसमें उसका आयाम ये था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही। अलेख को हिटलर में इस कहानी में हिटलर के व्यक्तित्व का आयाम है उसकी रेशियल सुपीरियरिटी, कि हम जो जर्मनी के लोग हैं वो आर्य नस्ल, रेशियल आर्य, जहाँ तक मेरी समझ है, आर्य किसी उसका उत्तर ये रेस अपने हिंदुस्तान में भी अपन मानते हैं कि आर्य जो खरीद है संस्कृति के चारक रामदास पढ़े तो उसमें आर्य के बारे में और हिंदुस्तान में आर्य का हम ये भी देखेंगे अगर हम आचार्य प्रसाद जी के और उनके नॉवेल्स को पढ़ें तो राजवंश के लोग अपने हस्बैंड को मिला है या लोग अन्य लोग आर्य के रूप में, जैसे राजा राम को भी पिता आर्य आर्य
आर्यपुत्र वो डायरेक्टली आर्य है आपके, हाँ आर्य। तो इस कहानी में एक तो रेशियल सुपीरियरिटी और दूसरा ये कि जर्मन्स में पर्टिकुलरली यहूदियों के लिए एक जन्मजात घृणा है। जर्मन्स ऑलवेज हेटेड ज्यूज और इसका एक कारण उनका स्किन, अगर ये व्हाइट वर्सेस ब्लैक की है जो वो आज भी यूरोप में मौजूद है, वो खत्म नहीं हुई, व्हाइट वर्सेस ब्लैक। फिर इस कहानी में एक जो मतलब जो लिविंग जो खाना बना है उसमें एक साइंटिफिक थॉट जिसमें सरोगेसी और जिसमें ये एजम्पशन कि मैं क्योंकि गोरा हूँ, मैं वाइट हूँ, तो मेरी संतान भी वाइट होगी। मेंडल का नाम है इसमें, लेकिन इस कहानीकार का जेनेटिक्स के बारे में और मेंडलिज्म के बारे में ज्ञान सीमित, क्योंकि हम बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं और प्रोफेसर बायोलॉजी का, फिर भी मैं कहता हूँ मेरा ख्याल जेनेटिक्स में सीमित है, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत विशाल है। मेंडलियन जेनेटिक्स में क्या होता है, दो ही तरह, या तो काला या तो लंबा या सीधा, या तो जुड़ीदार या इसमें सिर्फ दो ही तरह। लेकिन बाद में जब जेनेटिक्स आगे बढ़ गई तो स्किन कलर के बीच में व्हाइट और ब्लैक के बीच में 9 कलर आते और उसको जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है वो है क्वालिटेटिव जेनेटिक्स, गुणात्मक, यानी या तो वाइज या, लेकिन हकीकत में ये क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। There are 9 different shades between black and white. There was brown. हाँ, we are from. तो ग्राउंड से वो जो वर्ल्ड में जो इतनी बड़ी घटना, महात्मा गांधी वाले जो डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, तो ये ब्राउन के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो आता है ना, आजकल विश्व को बैठे हैं वहाँ पर, तो उनके वो देखता है ना कि इंडियंस आर ऑल्सो रूलिंग अ डॉग, उसका डॉग भी बैठा है और ऋषि भी बैठा है। तो इसलिए उसमें जो कहानीकार ने कहा ना कि भाई ये तो जेनेटिक्स में कहीं कोरोना जीन आ गया और वो ब्लैक, एक्चुअली ये बात साइंटिफिकली सिंपल। नंबर 1 तो ये जो है क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, इसके आगे एक और जेनेटिक्स आती कि बच्चे का जो भ्रूण में 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है उसका माँ की जेनेटिक्स का बहुत ज्यादा जेनेटिक्स और उसके विचारों का, सब चीजों का, विचारों का प्रभाव भी वो डीएनए के थ्रू कैसे लिंक, विचारों का प्रभाव तो एक वर्ड कैसे आएगा, आगे आएगा कैसे, वो उसमें कैसा वो आएगा ना, अगर वो पल रहा है उसके जीन्स के माध्यम उसका ही तो विचार, माँ की तो विचार आगे यानी सबसे आसपास के माहौल जिस माहौल में वो रहते हैं, हाँ उसमें उस माँ के डीएनए मौजूद है। माँ के डीएनए ना, वही तो कह रहे जिसके पेट में है बच्चा उसी के इसको डीएनए कहते हैं बेसिकली मैटरनल इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक कंट्रोल। तो उस कहानी में था वो थॉमस हार्डी की कहानी जो हमने बात की, बिल्कुल साधारण जन्म अपने लोगों का साइटोप्लाज्मिक कैसे होता है उसके साइटोप्लाज्म पे अपने थॉमस हार्डी की कहानी में बात है, उसके विचार उसका अलग तो अब
कवि से प्यार करती है एक लड़की और उसका बंदूक का व्यापार करने वाला पति होता है, समुद्र किनारे घूमने जाते हैं। अभी सेंटर तो इस कहानी में इसका जो कार्य बहुत अच्छे तरीके से है, लेकिन इस समझ की इसमें कमी है कि 9 महीने माँ के गर्भ, ये एक बड़ी विचित्र प्रक्रिया है। माँ के गर्भ में जो बच्चा है, आप देखिए कि वो एक पानी के अंदर एमनियोटिक वो सांस नहीं ले, लेकिन जैसे ही वो जन्म लेता है वो पहली सांस ले, और अगर फिर जन्म लेने के बाद उतना पानी मिल जाए तो उसकी जरूरत मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रकृति को समझना पूरी तरह से समझना अलग, प्रकृति को पूरी तरह से ये एक कहानी का एक कारण कि आपकी विज्ञान इतनी उन्नति कर गई कि आपने डायनासोर के पार्क बना दिए, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन है। और अंत में वो है वो डायनासोर और वो मानव को वहाँ भागना। तो इसमें एक संदेश ये भी है